नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में चैप्टर नंबर 9 ऑफ विटनेसेस, गवाहों के संबंध में, साक्षियों के संबंध में, ये चैप्टर का नाम है, इसे हम पढ़ रहे हैं। और आज की बारी होगी सेक्शन 129 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और यही सेक्शन पहले 123 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। और जब ये 123 से 129 बनी है तो जो इसकी लैंग्वेज है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, एज इट इज बोरो कर लिया गया है नए कानून में। तो इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रेसिडेंट पहले रहे माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के, वो अभी भी एप्लीकेबल होंगे और कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो पहले मैं जल्दी से एक बारी आपको लैंग्वेज दिखाना चाहूंगा कि इस सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है, और उसके बाद में इस सेक्शन में यूज हुए एक एक वर्ड का मीनिंग हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको समझा जाए, जिसके कारण इसका स्कोप आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कहां कहां तक ये एप्लीकेबल होगी। देखिए, हेडिंग है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। जो राज्य के कार्यकलाप होते हैं, किसी भी राज्य के जो कार्यकलाप होते हैं, उनके बारे में एविडेंस दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, कौन दे सकता है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर है ऑफ विटनेसेस, गवाहों के बारे में। तो इस हेडिंग को देख के आपको क्या लग रहा है कि गवाह से क्या लेना देना है इसका? तो इस चैप्टर में जितनी भी सेक्शंस आपको मिलेंगी, वहां आपको बेसिक बात तो ध्यान में रखनी ही रखनी है कि चैप्टर से रिलेटेड ही रखना है इस सेक्शन को। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होगा कि इस सेक्शन में कौन व्यक्ति गवाह हो सकता है और कौन व्यक्ति गवाह नहीं हो सकता, या कोई भी गवाह नहीं हो सकता। और साथ में आपको ये जरूर देखना है व्यक्ति के साथ साथ कि वो किस बात की गवाही नहीं दे सकता, या किस बात को कोर्ट में एविडेंस के रूप में नहीं लाया जा सकता। जैसा कि लास्ट वीडियो में जब मैंने कहा हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में कि उनके बीच में जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन हुआ, उसको कोर्ट में रखने के लिए किस किस को रोका जा रहा है, वाइफ को या फिर हस्बैंड को। यहां पर मैंने कहा था कम्युनिकेशन को नहीं रोका जा रहा है। तो इस सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कहां से? देखिए, सब कुछ बेयर एक्ट में छिपा होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेयर एक्ट में से ही इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो आप भी सीख जाइए जो आप पहले ही इंटरप्रिटेशन कर सकें और अपने वर्जन को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक से रख सकें। तो इस चैप्टर की हर सेक्शन को पढ़ते हुए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जितनी भी प्रोविजन है वो विटनेस से ही रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए कहा किसको गया है, नो वन शैल बी परमिटेड, किसी को भी आज्ञा नहीं दी जाएगी, किसी को भी। इट मीन्स कोई भी व्यक्ति विटनेस नहीं हो सकता। इस सेक्शन ने हर एक व्यक्ति को विटनेस बनने से रोक दिया है। लेकिन ये एक बड़ा वेग सा सेंटेंस हो गया कि कोई भी व्यक्ति विटनेस नहीं होगा। तो अगेन मैंने जैसा पीछे बोला था कि आपको ये देखना है कि किस बात के लिए विटनेस नहीं होगा। तो आगे लिखा है टू गिव एनी एविडेंस, कोई गवाही देने के लिए विटनेस नहीं होगा। तो भैया विटनेस तो होता ही गवाही देने के लिए। तो इसका मतलब इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस। इट मीन्स किसी भी पर्सन को कोर्ट में आकर गवाही देने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। अभी भी वेग रह गया, तो किस तरीके की गवाही देने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी? तो उन्होंने कहा है एविडेंस derived from unpublished official records। ऐसी एविडेंस जो कहां से आई है, derived, कहां से निकाला गया है, from unpublished official records, जो अप्रकाशित शासकीय अभिलेख होंगे, उनसे जो एविडेंस निकाली गई है, एक्सट्रैक्ट की गई है, उस एविडेंस को देने के लिए किसी भी व्यक्ति को परमिट नहीं किया जाएगा। क्या अभी भी कंप्लीट हो गया है? क्या अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड तो इतने सारे होते हैं, और अनपब्लिश्ड का अभी मीनिंग आप ये समझ लीजिए कि जब पब्लिश्ड की बात आती है देन उससे आप कंपैरिजन करिए कि अनपब्लिश्ड क्या होगा। जब पब्लिश्ड की बात आती है तो दो तरीके से पब्लिकेशन होता है, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट
ऑफिशियल गजट में पब्लिकेशन कर दे, राजपत्र में पब्लिश कर दे, प्रकाशित कर दिया, पब्लिकेशन हो गया, या फिर पब्लिकली अनाउंस कर दे। जैसे मोदी जी ने बोला था कि आज रात से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद, तो ये क्या हुआ था, पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया गया। तो दो तरीके से पब्लिकेशन होता है कि या तो गजट में पब्लिकेशन हो जाए उस इंफॉर्मेशन का, या फिर पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया जाए उस बात का, तो मानेंगे कि उसका पब्लिकेशन हो गया है। तो इसी से मीनिंग निकालेंगे अनपब्लिश्ड का। तो अनपब्लिश्ड का मतलब ना तो ऑफिशियल गजट में पब्लिकेशन हुआ और ना ही पब्लिकली अनाउंसमेंट किया गया है। ऐसे रिकॉर्ड से डेराइव की गई एविडेंस को देने के लिए किसी को भी परमिट नहीं किया जाएगा। लेकिन अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड तो इतने सारे होते हैं कि बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं जो ना तो पब्लिकेशन होता उनका ऑफिशियल गजट में और ना ही उनके लिए पब्लिकली अनाउंसमेंट होता। इसीलिए इसको थोड़ा और नैरो करने के लिए लिखा गया कि ऐसे अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड जो रिलेटेड हैं, रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ स्टेट, जो राज्य के कार्यकलापों से संबंधित हैं और साथ में अनपब्लिश्ड हैं, केवल और केवल ऐसे रिकॉर्ड से डेराइव की गई साक्ष्य को कोर्ट में देने से मनाही की जा रही है। ये तो हुआ रूल इस सेक्शन का। अब इसका एक एक्सेप्शन है। उन्होंने कहा हाँ, ऐसी इंफॉर्मेशन भी कोर्ट में एज ए एविडेंस दी जा सकती है, इसका एक एक्सेप्शन है। लेकिन कब, देखिए, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। जिस डिपार्टमेंट की, जिस विभाग की वो अभिलेख है, वो रिकॉर्ड है जो अनपब्लिश्ड हुआ, अगर उस विभाग के हेड पर, सीट्स पर जो ऑफिसर बैठा है, अगर वो ऑफिसर परमिशन दे दे, देन ऐसे अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए भी कोर्ट में एविडेंस दी जा सकती है। और इसके आगे के वर्ड थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि हु इज, किसके लिए हु यूज हुआ है, वो ऑफिसर जो हेड पर है इस डिपार्टमेंट के। ये ऑफिसर शैल गिव और विदहोल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स फिट। इट मींस केवल और केवल इसी ऑफिसर को कह दिया कि भाई अगर वो परमिशन चाहे तो दे सकता है या फिर चाहे तो वो विदहोल्ड कर सकता है, और एज ही थिंक्स फिट, जैसा उसको अच्छा लगे। अगर उसे लगता है कि वो रोकनी चाहिए उसको इंफॉर्मेशन, विदहोल्ड करनी चाहिए, तो विदहोल्ड करने का सर्टिफिकेट दे देगा। और वो कहता है कि नहीं, दे देनी चाहिए, तो फिर वो रिलीज कर देगा और इंफॉर्मेशन कोर्ट तक भेज देगा। ये तो हुआ इस सेक्शन का बेयर एक्ट की लैंग्वेज। लेकिन इसके बारे में समझने लायक बहुत कुछ बातें हैं। क्या क्या बातें समझनी चाहिए हमें इसमें, नो वन में कौन कौन शामिल है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा दोस्तों, क्योंकि देखिए, पिछली वीडियो जब मैंने आपको पढ़ाई थी 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहां पर हस्बैंड एंड वाइफ को रोका गया था कि आप अपने बीच में हुए कम्युनिकेशन को ना तो आपको कोई कंपेल करेगा बताने के लिए, और अगर आप अपनी मर्जी से भी बताना चाहेंगे तब भी कोर्ट आपको परमिट नहीं करेगा ऐसे कम्युनिकेशन को कोर्ट में देने के लिए जो आप दोनों के बीच में हुआ है, जब जब आप दोनों के बीच में मैरिज चल रही थी, उस दौरान कम्युनिकेशन हुआ था। बट कोर्ट में देने की बात कभी भी हो सकती है, वो शादी के दौरान भी हो सकती है, वो शादी टूटने के बाद भी हो सकती है। तो यहां पर जो वीसी वर्गीस वाला केस मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वीडियो में, वहां पर हुआ यह था कि हस्बैंड ने अपनी पत्नी के लिए एक डिफामेटरी लेटर लिखा था, लेकिन वो डिफामेशन था उसकी वाइफ के पिताजी का, इट मींस उसके फादर इन लॉ का। अब इस वाइफ ने क्या किया, वो लेटर अपने पिताजी को दे दिया। अब वो डिफामेटरी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उन्हें लगा मेरी तो मानहानि कर दी है, तो ये एक सूट डाल दिया उन्होंने अपने दामाद के खिलाफ, और उस सूट में ये लेटर दे दिया। तो मैजिस्ट्रेट साहब ने मना कर दिया कि ये लेटर अलाउ नहीं होगा, सेक्शन 128 मना कर दिया। कोर्ट ऑफ सेशन ने कह दिया अलाउ होगा, हाई कोर्ट ने कह दिया अलाउ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये अलाउ होगा।
और उसके पीछे की रीजनिंग दी कि हम सेक्शन 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू 122 इंडियन एविडेंस एक्ट में बार किसको, उन्होंने कहा कि हम बार कर रहे हैं हस्बैंड को और वाइफ को कि अगर ये कोर्ट में आकर डिस्क्लोज करना चाहेंगे तो इनको डिस्क्लोज नहीं करने दिया जाए, किसी और को नहीं रोका जा रहा है। आप देख लिए लैंग्वेज, आप दोनों की लैंग्वेज को अगर कंपेयर करके देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए और कई लोगों ने मुझे फोन करके भी कहा कि ये तो गलत हो गया। अल्टीमेटली जो पर्पस था उस सेक्शन का कि दोनों के बीच में ट्रस्ट रहता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो ट्रस्ट तो यहाँ पर टूट गया। यहाँ वाइफ अल्टीमेटली तो ये कम्युनिकेशन का डिस्क्लोजर वाइफ ने ही किया है, तो कोर्ट को इसे परमिट नहीं करना चाहिए। लैंग्वेज देखिए आप, देखिए 128 में रोका किसको गया है, नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड। एक व्यक्ति है जो मैरिड है या मैरिड रह चुका है, किससे, जिसने कम्युनिकेशन किया था इस पर्सन को। इट मींस हस्बैंड एंड वाइफ को रोका जा रहा है कि इनको ना तो कंपेल किया जाएगा और ना ही इनको परमिट किया जाएगा। तो रोका किसको जा रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ को। बट इस सेक्शन में देखिए इसमें किसको रोका जा रहा है, नो वन शैल बी परमिटेड, किसी को भी परमिशन नहीं दी जाएगी। इट मींस लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्लियर है कि यहां पर केवल और केवल हस्बैंड और वाइफ को रोका जा रहा है कि तुम्हारे बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ है और तुम ही अगर कोर्ट में आके कहते हो कि हम डिस्क्लोज करना चाहते हैं उसको, तो फिर ऐसी परमिशन आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन सेक्शन 129 में नो पर्सन का मतलब कोई भी नहीं होगा। इस पर्सन में दो तरीके की टाइप आप चाहें तो आंसर में लिख सकते हैं। एक वो पर्सन जिसकी कस्टडी में वो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, एक तो ऐसा पर्सन हुआ, क्या उसको परमिशन दी जाएगी। मान लीजिए एक ऑफिशियल रिकॉर्ड किसी क्लर्क की कस्टडी में है, अगर वो चाहे कि कोर्ट में मैं ये एविडेंस के रूप में दे दूं तो क्या वो दे सकता है, कोर्ट परमिट कर देगा, नहीं कर सकता। और दूसरा वो व्यक्ति के उसकी कस्टडी में तो नहीं है वो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ स्टेट, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से उसके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। अब वो व्यक्ति अगर चाहे कोर्ट में एविडेंस देने के लिए कि मैं इस फैक्ट पे ये एविडेंस डिस्क्लोज कर देता हूं कोर्ट में, तो क्या कोर्ट परमिट करेगी, नहीं करेगी। जैसे ही उसको पता चलेगा कि ये अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ स्टेट है, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नंबर एक बात कि वो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए, और ऐसा अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड राज्य के कार्यकलापों से संबंधित होना चाहिए। अगर दोनों में से एक कंडीशन मिसिंग हो गई तो फिर उसको परमिट किया जा सकता है। तो जैसे ही कोर्ट को पता चलेगा कि इट इज एन अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड इट इज आल्सो रिलेटेड टू अफेयर ऑफ स्टेट, then it shall not be permitted by the court. Court shall not permit it. ऐसी बात को एविडेंस के रूप में नहीं लिया जाएगा। तो नो वन का मतलब दोनों टाइप के, जिसकी कस्टडी में है या जिसकी कस्टडी में नहीं भी है, किसी भी तरीके से उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई। परमिटेड का मतलब क्या है, परमिटेड का मतलब अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे ऊपर वाली सेक्शन में देखिए दोनों वर्ड्स यूज हुए थे कि कंपेल भी नहीं किया जाएगा और परमिट भी नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से जब इस सेक्शन में देखेंगे आप 129 में, तो केवल एक वर्ड यूज हुआ है कि परमिट नहीं किया जाएगा। कंपेल का क्वेश्चन खत्म। कंपेल का मतलब ये होता है जहां लिख दिया कि कंपेल नहीं किया जाएगा, इट मींस कानून ये कहना चाहता है कि वो अपनी मर्जी से अगर देना चाहे एविडेंस तो दे दे, हम कंपेल नहीं करेंगे। लेकिन जहां मर्जी से भी रोकना होता है तो वहां परमिटेड लिखा जाता है कि नो पर्सन शैल बी परमिटेड। तो इस सेक्शन में केवल परमिटेड वर्ड यूज हुआ है। ऑन द अदर हैंड इससे नेक्स्ट सेक्शन आप देखेंगे 130, तो वहां पर अगेन कंपेल वर्ड यूज हुआ है, और यहां अकेला परमिट हुआ है और यहां पर अकेला कंपेल वर्ड यूज 130 में।
तो दोनों वर्ड्स पर आपका फोकस जाना चाहिए। अगले वर्ड्स हैं नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस। टू गिव एनी एविडेंस का मतलब क्या है? एविडेंस के बारे में आप समझते ही हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ई ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहां पर जब डिफाइन किया गया एविडेंस को, तो एविडेंस का मतलब है दो टाइप की एविडेंस, ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहाँ इस एविडेंस में दोनों टाइप की एविडेंस शामिल है। इट मींस ना तो ओरल एविडेंस देने के लिए परमिट किया जाएगा और ना ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के लिए परमिट किया जाएगा। अगर मान लो कि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जब बात यूज हुई है रिकॉर्ड, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, इसका मतलब ये है तो डॉक्यूमेंट। ये क्या है? डॉक्यूमेंट। लेकिन मैं फिर ओरल क्यों कह रहा हूं कि ओरल एविडेंस भी नहीं दी जाएगी? देखिए, अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको किसी ने पढ़ लिया, उसके कंटेंट को पढ़ने के बाद वो कोर्ट में आकर बताना चाहे ओरली कि मैं बताना चाहता हूं इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है और मैं डायरेक्ट पढ़ के, तो वो ओरल एविडेंस होगी। रिकॉर्ड वहीं रखा है, रिकॉर्ड कोर्ट में नहीं आया, बट उस रिकॉर्ड की ही ओरल एविडेंस आ गई, इसीलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है एनी एनी एविडेंस। बिकॉज इस रिकॉर्ड से कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि यहां पर केवल और केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात हो रही होगी, बट ऐसा नहीं है। एनी एविडेंस का मतलब ना तो ओरल एविडेंस दी जा सकती है इसके रिगार्डिंग और ना ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी जा सकती है। अगेन, डेराइव्ड फ्रॉम, डेराइव्ड फ्रॉम का मतलब क्या है? डेराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड। डेराइव्ड फ्रॉम का मतलब क्या है? देखिए, एक कोई ओरिजिनल रिकॉर्ड तैयार हुआ था, वो अनपब्लिश्ड रह गया एंड रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ स्टेट। इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सीधे सीधे कोर्ट में पेश करना हो, या इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कॉपी करके लाया कोई और वो चाहता है कि उस फोटोकॉपी को मैं कोर्ट में दे दूं, तो डेराइव्ड फ्रॉम उस बात को कंप्लीट कर देगी और कहता है कि अब फोटोकॉपी को भी अलाउ नहीं किया जाए। अगेन, डेराइव्ड फ्रॉम का मतलब है कि ना तो ओरिजिनल ला रहा है ना वो फोटोकॉपी ला रहा है, वो कंटेंट को पढ़ के उसका ओरल अकाउंट कोर्ट में देना चाहता है, क्योंकि ओरल अकाउंट ऑफ अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इट इज कॉल्ड सेकेंडरी एविडेंस। तो ओरल अकाउंट भी नहीं दिया जा सकता, वो ओरल अकाउंट भी डेराइव्ड फ्रॉम से ही गवर्न होता है। अब आता है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अनपब्लिश्ड का मतलब आप पब्लिश्ड से मीनिंग निकालेंगे, जो गजट में भी पब्लिश नहीं हुआ है और पब्लिकली अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया है, ऐसे सभी रिकॉर्ड अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड कहलाएंगे। बट रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ स्टेट, एनी अफेयर ऑफ स्टेट, राज्य के जो कार्यकलाप होते हैं, एक स्टेट ने जो भी एक्शंस लिए, जो डिसीजन लिए, जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन किए, वो सब स्टेट के अफेयर्स कहलाएंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल अफेयर्स बिल्कुल नहीं है, राज्य के अफेयर्स हैं, कहीं ना कहीं सरकारी काम है। तो ऐसे सरकारी काम से रिलेटेड ही वो अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ दो कंडीशन है, एक ये अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड होना चाहिए, दूसरा रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ स्टेट होना चाहिए। तभी जाकर आप कहेंगे कि ये रूल कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 129 का ये रूल इतना है। अब आप देखें कि इसका एक्सेप्शन क्या कहता है। एक्सेप्शन में पढ़ने वाली क्या क्या चीजें हैं? एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर। इट मींस किसी एक ऑफिसर की परमिशन से इस रूल को अवॉइड किया जा सकता है। इस रूल को अवॉइड किया जा सकता है मतलब कोर्ट परमिट कर सकती है, बट किसी ऑफिसर की परमिशन होनी चाहिए। वो ऑफिसर कौन होगा? एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। उस डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है, उसके हेड का परमिशन होनी चाहिए। अगर कोई मान लो लोअर रैंक का एम्प्लॉय किसी डॉक्यूमेंट को लेकर आ गया और कोर्ट को ये पता चला कि ये तो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अब उस कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड उस डिपार्टमेंट के हेड की परमिशन से आया है? इट मींस उसके ऊपर जो ये इसको जो राइट मिला हुआ था, प्रिविलेज मिला हुआ था, उसने इस प्रिविलेज को वेव ऑफ कर दिया है, कोर्ट को कैसे पता चलेगा? इट मींस उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरफ से
एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यस मैं इस प्रिविलेज को जो और मेरा जो स्टेट प्रिविलेज है मैंने इसको वेव ऑफ कर दिया, मैं डॉक्यूमेंट इस ऑफिशियल के थ्रू आपके पास भेज रहा हूं। तो अब क्वेश्चन आता है कि वो डिपार्टमेंट का जो हेड है अगर वो ये कहे कि नहीं मैं इस प्रिविलेज को वेव ऑफ नहीं करता, क्योंकि इसके आगे लिखा है हु शेल का मतलब क्या है कि या उसको बताना जरूर पड़ेगा। जब भी मान लो कोर्ट की तरफ से सम्मन गया कि आप ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दीजिए कोर्ट में, तो शेल का मतलब ये है कि अब उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि वो या तो एविडेंस देना चाहता है, ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना चाहता है या फिर विदहोल्ड करना चाहता है। शेल का मतलब है कि उसे ये दोनों में से एक बात डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर उसने कहा कि यस ले जाइए पेश कर दीजिए, देन वो पेश कर दिया जाएगा, कोई भी ले जा सकता है। अगर वो विदहोल्ड करता है देन उसको एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट देना पड़ेगा कि ये प्रिविलेज्ड अनऑफिशियल रिकॉर्ड है रिलेटिंग टू स्टेट अफेयर, इसलिए इस डॉक्यूमेंट को विदहोल्ड किया जा रहा है। और एज ही थिंक्स फिट, इसका मतलब है केवल और केवल उसी ऑफिसर की परमिशन चलेगी, उसी ऑफिसर का सोचना चलेगा, पूरी की पूरी डिस्क्रिशन उसी ऑफिसर की होगी, किसी और की नहीं होगी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एक ऑफिसर जो एग्जीक्यूटिव है उसको उसने जो डिसीजन ले लिया कि ये डॉक्यूमेंट जो कोर्ट ने मांगा वो डॉक्यूमेंट अनपब्लिश्ड है और वो रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ स्टेट है, अब मैं इसको विदहोल्ड करना चाहता हूं, तो उसने एफिडेविट दे दिया कि मैं विदहोल्ड करना चाहता हूं, तो क्या अब ये रिकॉर्ड कोर्ट में कभी जाएगा ही नहीं? इसके बारे में आपको पढ़नी पड़ेगी सेक्शन 165 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले 162 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। यहां पर पावर दी गई है कोर्ट को कि अगर कोर्ट ने किसी डॉक्यूमेंट को सम्मन कर दिया है कि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर आइए, तो ये सेक्शन कहती है कि डॉक्यूमेंट तो कोर्ट के सामने लाना ही पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने लाना तो पड़ेगा। अब इसके आगे बताया गया है कि अगर वो डॉक्यूमेंट इस कैटेगरी में आता है रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ स्टेट है, जबकि वहां पर वर्ड यूज हुए मैटर्स ऑफ स्टेट है, अफेयर्स ऑफ स्टेट एंड मैटर्स ऑफ स्टेट। सेक्शन 165 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मैटर्स ऑफ स्टेट एक्सप्रेशन यूज हुआ है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक ही है। अगर कोर्ट को यह पता चलता है कि ये तो जो रिकॉर्ड मैंने मंगाया है लेकर आया है ये तो मैटर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, अनपब्लिश्ड है, देन अब उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट एग्जामिन नहीं करेगी। देखिए जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात आती है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या लिखा है कि वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया गया कोर्ट के सामने, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। अब यहां पर डॉक्यूमेंट आ गया, लाना तो पड़ेगा। अब उसके साथ उन्होंने एफिडेविट दे दिया है कि ये प्रिविलेज्ड अनऑफिशियल रिकॉर्ड है, स्टेट प्रिविलेज्ड है इस पर, तो आप इसको इंस्पेक्ट मत करें, क्योंकि अगर कोर्ट ने इंस्पेक्ट कर लिया तो अब तो वो एविडेंस बन गई, क्योंकि जैसे ही कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर लेगी, उसके सामने प्रोड्यूस किया और कोर्ट ने इंस्पेक्ट कर लिया उस डॉक्यूमेंट को, इट मींस इट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और ये सेक्शन कहती है कि एविडेंस में ही नहीं दिया जा सकता वो डॉक्यूमेंट। इट मींस देखिए सेक्शन 165 को तो ध्यान में रखते हुए ये है कि आएगा तो सही कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट, बट अब कोर्ट उसको इंस्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी ये डिपेंड करेगा कि वो डॉक्यूमेंट कैसा है। अब इसको कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी बिना इंस्पेक्ट किए कि ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जो अनपब्लिश्ड है, रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ स्टेट है और ये डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। अगर एक बार कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गया
तो अब ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है? इस सेक्शन के पीछे का प्रिंसिपल ये है, तो उस प्रिंसिपल में बताया गया है कि जो भी स्टेट कार्य करे वो पब्लिक के फायदे के लिए करे, पब्लिक गुड के लिए करे, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो अब ये भी देखना होगा कि वो जो इंफॉर्मेशन स्टेट के पास है, क्या उसको डिस्क्लोज करने से पब्लिक का फायदा है या उसको विदहोल्ड करने से पब्लिक का फायदा है। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि जिस इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड किया जा रहा है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, उसका नेचर कैसा है। कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है, फॉरेन स्टेट से हमारे रिलेशंस होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, और बहुत टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर उसको डिस्क्लोज कर दिया जाए तो पब्लिक का फायदा होने की बजाय हो सकता है पब्लिक का नुकसान ज्यादा हो जाए। अगर मान लो कोई एक फाइनेंशियल बजट है, अब बजट को पब्लिश करने से पहले ही अगर किसी को बता दिया जाए तो किसी इंडिविजुअल का तो फायदा हो सकता है, इंडिविजुअल के तो इंटरेस्ट में हो सकता है, बट पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो सकता। तो जब तक पब्लिश नहीं हो रहा है तब तक उसको विदहोल्ड करके रखना ही पब्लिक गुड है। तो इट मींस बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनका डिस्क्लोजर करना पब्लिक गुड में होता है, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको विदहोल्ड करना ही पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। तो क्वेश्चन आता है कि बेसिक जो प्रिंसिपल है वो क्या है इसके पीछे का, कि वो इंफॉर्मेशन जो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, वो जो विदहोल्ड किया जा रहा है इस व्यक्ति ने, ही थिंक्स फिट, यहां पर अकेला आदमी है जो ये डिसाइड करेगा कि मैं इस इंफॉर्मेशन को एविडेंस में दूं या ना। तो क्वेश्चन है क्या कोर्ट स्क्रूटनी नहीं कर सकती इसके डिसीजन का? सेक्शन 120, सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस, सॉरी, सेक्शन 165 भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखेंगे तो मंगा तो सकती है लेकिन इंस्पेक्ट नहीं कर सकती। वो ये चेक नहीं कर सकती है कि ये डिसीजन जो लिया गया इसने ये ठीक लिया या गलत लिया। तो इसकी मैं हिस्ट्री भी बताऊंगा। आज की डेट में ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए कुछ, उन्होंने इस सिचुएशन में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस कर दिया, इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ डिफरेंट टाइप की कर दी है। तो जनरली अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट्स को ये डिसाइड करना होता है कि भैया इस इंफॉर्मेशन को मैं डिस्क्लोज करूं तो ज्यादा अच्छा होगा या इसको विदहोल्ड करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, गवर्नमेंट के हेड ने भी डिसाइड कर लिया कि मैं तो विदहोल्ड करूंगा। एक केस हुआ था, माने सुप्रीम कोर्ट ने 1961 में डिसाइड किया था, सोडी सुखदेव सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सोडी सुखदेव सिंह। यहां पर जज साहब को, एक जज साहब थे, उनको नौकरी से हटा दिया था। अब इसके बाद जब कुछ वहां पर इमरजेंसी लगी हुई थी उस दौरान हटा दिया गया। अब जब इमरजेंसी खत्म हुई तब उन्होंने एक अपना रिप्रेजेंटेशन दिया कि मुझे रीइंस्टेट किया जाए, तो उनको नौकरी पे तो ले लिया लेकिन रीइंस्टेट नहीं किया गया, उनका न्यू अपॉइंटमेंट कर दिया। न्यू अपॉइंटमेंट का मतलब आज वो फ्रेश एम्प्लॉय बने, फ्रेश जज बने, जबकि रीस्टेट होते तो पीछे से ही उनकी सीनियरिटी लगती। तो इसको चैलेंज किया, माने सुप्रीम कोर्ट गया ये मामला। तो इसमें यह कहा गया था कि जो भी डिसीजंस आपने लिए, जो कम्युनिकेशंस हुए हैं आप लोगों के बीच में, उसे आप डिस्क्लोज करिए, सोडी सुखदेव जी ने कहा। तो माने अच्छा, उन्होंने ये कह दिया कि ये हमारे अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ स्टेट, और ये हमें प्रिविलेज्ड है कि हमें इसे डिस्क्लोज नहीं करें। तो वो डिस्क्लोज हुआ नहीं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो प्रिविलेज स्टेट का ही है, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की मर्जी है कि वो इसे डिस्क्लोज करे या ना करे। और सेक्शन 162 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी उस समय, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट को ये डाउट होता है कि ये अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है तो फिर कोर्ट उसको इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकती। इट मींस इस व्यक्ति ने जो डिसीजन ले लिया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, ये फाइनल डिसीजन है, इसकी स्क्रूटनी अब नहीं हो सकती। लेकिन 1981 में एक और केस आया, एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर कुछ ट्रांसफर का और एडॉक
एडोक पे अपॉइंटमेंट की कुछ बात थी, तो यहां पर भी उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट के बीच में, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ, वो कम्युनिकेशन रिकॉर्ड पर लाया जाए, जिसके आधार पर ट्रांसफर या एडॉक अपॉइंटमेंट की बात हो रही। तो अगेन गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, हम इसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फाइनली इसे डिसाइड कौन करेगा कि केवल अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ स्टेट है, तो वो अब कोर्ट के सामने आएगा ही नहीं। उन्होंने कहा 162 कहती है कि यस आएगा, डॉक्यूमेंट तो आएगा, बट क्वेश्चन ये है कि 162 बार लगाती है कि वो इंस्पेक्ट नहीं किया जा सकता। तो एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1981 का केस है और इसकी जो साइटेशन है वो 1982 की है। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 162 की जो पावर है माननीय कोर्ट की, वो है कि डॉक्यूमेंट इनके सामने आएगा और डॉक्यूमेंट सामने आने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड हैं कि भाई वो जज साहब सेटिस्फाइड हैं, कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये डॉक्यूमेंट ये पब्लिक इंटरेस्ट में इसको विदहोल्ड किया जा रहा है, तो वो इंस्पेक्ट ही ना करें। लेकिन उनको ये डाउट है कि हो सकता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, इसलिए इसका इंटरेस्ट चेक कर लिया जाए और वो इंटरेस्ट जब चेक होगा कि जब वो पहले उसको इंस्पेक्ट कर लेंगे, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 162 में डॉक्यूमेंट लाया भी जाएगा कोर्ट में, और अगर उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि हम इसे विदहोल्ड करना चाहते हैं, ये प्रिविलेज्ड है, तो कोर्ट इसको इंस्पेक्ट करेंगी और इंस्पेक्ट करने के बाद डिसाइड करेंगी कि इस डॉक्यूमेंट का कहीं डिस्क्लोजर कर दिया जाए एविडेंस के रूप में लेने से, तो कहीं पब्लिक इंटरेस्ट को कोई प्रेजुडिस तो नहीं हो जाएगा, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और वो पाते हैं कि नहीं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है ये कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसको विदहोल्ड किया जा रहा हो या फिर इसके डिस्क्लोजर से पब्लिक इंटरेस्ट में कोई नुकसान होगा, ऐसा नहीं अगर उनको लगता है, तो वो इस डॉक्यूमेंट को एडमिट कर सकते हैं। वो परमिशन दी जाएगी फिर कि भाई आपको अभी ये परमिशन मिल गई है, नो हट जाएगा यहां से, और ऐसे डॉक्यूमेंट को फिर एविडेंस में ले लिया जाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। तो 165 में जब डॉक्यूमेंट लेकर आएगा वो व्यक्ति, तो उसको राइट है कि वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि कंपेलेबिलिटी के रिगार्डिंग, एडमिसिबिलिटी के रिगार्डिंग, कि ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं है, वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। लेकिन उसी सेक्शन में लिखा गया है कि इस ऑब्जेक्शन को डिसाइड कौन करेगा। उसमें लिखा है कि इस ऑब्जेक्शन को डिसाइड करेंगे कोर्ट। तो इन सारी बातों को देखने से एक नया ट्रेंड, और यही धीरे धीरे इंग्लैंड में भी डेवलप हुआ था। जब पहले ऑलरेडी इंग्लैंड में डेवलप हो चुका था, उसके बाद हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आया है कि यहाँ जो ये पर्सन है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसने जो डिसीजन लिया है ना पेश करने का, विदहोल्ड करने का, वो कंक्लूसिव नहीं, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी है साथ में 1923 का, वो भी कहीं ना कहीं ये कहता है कि किसी डॉक्यूमेंट को अगर गवर्नमेंट ने, किसी इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट ने अगर सीक्रेट, ऑफिशियल सीक्रेट अगर डिक्लेयर कर दिया है, नॉट कि उसको स्पेसिफिकली कहीं मेंशन करके किया जाए, बट डॉक्यूमेंट वो इंफॉर्मेशन समझती है कोई गवर्नमेंट कि ये सीक्रेट है, और अगर उसको कोई पब्लिश कर देता है, यहां तो देखिए एविडेंस में देने की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है, एविडेंस में देने की। एविडेंस का मतलब कोर्ट में देने की बात हो रही है केवल। क्या कोर्ट से बाहर नहीं दिया जा सकता ऐसा रिकॉर्ड? तो उसको बाकी के जो दूसरे एक्ट हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये दोनों कवर करते हैं। अगर कोर्ट में ना लाके कहीं बाहर पब्लिश कर दिया और वो ऑफिशियल सीक्रेट था, जो सेक्शन 3 में बताया है कि कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है, बट ये नहीं बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट इंफॉर्मेशन होगी क्या। वो उनका कहीं ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट कि इंफॉर्मेशन सीक्रेट है या नहीं है। तो अगर कोर्ट में ना लाकर कहीं और पब्लिश कर देंगे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ जाएगा,
आरटीआई एक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं गवर्न होगी वो इंफॉर्मेशन, बट कोर्ट में केवल ये सेक्शन गवर्न करती है। तो ये थी दोस्तों सेक्शन 129 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 165 की जब बारी आएगी देन तब डिटेल में पढ़ाएंगे, बट उसका रेफरेंस यहाँ पर आना थोड़ा जरूरी था। तो उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 129 को आप समझ गए होंगे। इससे अगली सेक्शन है 130, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आप एक बार जरूर पढ़ के देखना, क्योंकि ये दोनों सेक्शन कहीं आपको एक दूसरे से ओवरलैप दिखेंगी, तो दोनों का डिफरेंस भी हमें जानना पड़ेगा। जब डिफरेंस जानते हैं तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। लाइक जरूर करते रहिए, हाइप करिए, कमेंट करिए। नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारा इंस्टाग्राम है legal_lamp, आप उसको भी जरूर फॉलो करिए, जाइए वहां पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय